हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के शो में हमें ज्वाइन किया अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सी किताबें भी लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा अच्छा लगता है आपके शो पे आके। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप शाला जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज के टॉपिक में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और फिर इसके ऊपर इन्वेडर्स की बुरी नजर पड़ी और उन्होंने भारत का रुख किया। और उसके बाद मुगलों ने भी कई सौ साल तक हुकूमत की। फिर आगाज होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का 16वीं सेंचुरी में। और उसके बाद फिर इंडिया को जिस तरह से टुकड़ों में बांटते चले गए, और फिर एक वक्त आया 1947, जबकि भारत आजाद हो गया। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी कि एक वक्त था कि जब भारत की हिस्ट्री के अंदर मुगल्स को लिखा जाता था, बहुत से गार्डन, बहुत से रोड ऐसे थे जो मुगलों के नाम पर बनाए गए थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता भारत के सिलेबस से मुगल का जो एक टॉपिक था, या उनकी उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री थी, सर थी, वो एलिमिनेट होती चली जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया आपने। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये शाला जी, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है भारत के इतिहास का। ये टॉपिक है भारत की आइडेंटिटी का, भारत की पहचान का। ये टॉपिक है भारत के संविधान का, कि भारत है क्या, भारत बना कब, भारत किसने बनाया। देखिए, भारत में कई बाहरी लोग आकर के रहे हैं। जो भारत के नेटिव हैं उनको छोड़ दे तो वो कई बाहरी लोग भी हैं। मैं, अगर आप मुझसे पूछे कि सर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भारत के नेटिव कौन है और भारत के बाहरी कौन है, तो मैं इसको ऐसे डिटरमाइन करता हूं कि भारत में बोली जाने वाली हर वो भाषा जिसका जो वर्ड लेटर है, यदि क ख ग घ है, तो वो भारत की लोकल रहने वाले हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। भारत में लोग अपनी भाषाओं को लेकर के पहचाने जाते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, यदि उनका जो जो लेटर है वो ए बी सी डी या अलिफ बे ते से ना होकर के क ख ग घ है, तो वो सारे भारतीय हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले। जैसे तमिल है, वो भी भारतीय है, उसमें भी क ख ग घ है। कुछ एक सिलेबस, कुछ एक वर्ड कम ज्यादा हो सकते हैं, वो अलग बात है। तेलुगु क ख ग घ, कन्नड़ क ख ग घ, बंगाली क ख ग घ, भोजपुरी क ख ग घ, हिंदी क ख ग घ, उड़िया क ख ग घ, पंजाबी क ख ग घ, यू नेम इट। तेलंगाना तेलुगु क ख ग घ, मलयालम क ख ग घ, यू नेम इट। तो ये सारे जो भी अपनी लैंग्वेज को में क ख ग घ का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे भारतीय हैं। ठीक है। भारत में बाहर से भी एक कम्युनिटी आई और अच्छी से रह रही है। उनमें पारसियों को आप देख लें। पारसी जो आए बाहर से, वो आज भारत की समृद्धि का पार्ट है, वो हमारा पार्ट है। आप जैसे देख लें, टाटा जो हैं, टाटा जो ग्रुप है, उनके मालिक हैं, वो टेक्निकली इंडियन नहीं है, क्योंकि उनका जो नेटिव लैंड है वो ईरान है। पारस, वो फारस से आए थे। जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए, वहां से भाग के जो बचे, कुछ इंडिया में आए, कुछ और कहीं चले गए। तो इंडिया ने उनको खत्म नहीं कर दिया। इंडिया ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम अभी के अभी ये हिंदुइज्म अपना लो और अपना ये सब छोड़ दो। आपको आज भी जानकारी होगी कि जब जहां वो रहते हैं, इंडियन ने उनको ये भी दिया कि आसपास कोई मंदिर नहीं खुलेगी, कि और ना कोई इंडियन जाएगा, क्योंकि वो अग्नि की पूजा करने वाले लोग हैं। अवेस्ता उनकी किताब का नाम है। तो उनको वो सारी जो रिलीजियस उनके वो किए जाते हैं, जो उनके अकीदे हैं, उनको फ्री करने, उनको उनको फॉलो करने दिया गया। उनसे ये नहीं कहा गया गलत है, इसको हमसे हमने जा जाओ। यहूदियों को देखें, यहूदियों को दुनिया ने मार के भगाया। यहूदी हमारे यहाँ है, तुमसे ये नहीं कहा गया कि हिंदू बन जाओ, और तुम अगर बल्कि यहूदियों से तो, अगर लोग कहते हैं कि इंडियंस को नफरत है किसी कम्युनिटी से, तो सबसे ज्यादा यहूदियों से होनी चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया को ये पाठ पढ़ाने वाले कि मोनोथीज्म खाली एक सच्चाई है और पॉलीथीज्म एक गंदा काम है, ये यहूदी हैं। ये इनको ये पहली बार बताया गया। आप 10 कमांडमेंट्स पढ़ लें, उसमें ये कहा गया कि भाई यहूदियों को, कि भाई एक गॉड है, एक के अलावा कोई गॉड नहीं है। उसी का जो अरबिक वर्ड है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बेसिकली 10 कमांडमेंट का पहला जो कमांडमेंट है, दैट यू शैल नॉट वर्शिप एनी, आई एम दाई लॉर्ड, आई एम द लॉर्ड, मेरे अलावा किसी को नहीं करना। ये 10 कमांडमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो मुगल से क्यों इतनी परेशानी? मुगल भारत में आए, वो नोमैडिक लोग थे। मैं कजाकिस्तान में रहता हूँ, उसी के बगल में उज्बेकिस्तान है, उसी के बगल में किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये जो पूरा स्थान वाला इलाका है, ये तुर्क ट्राइब के लोग हैं, और इनमें कई सब ट्राइब्स हैं।
जैसे आप देख ले, अरब है, अरब में कई ट्राइब्स है ना, जैसे कुरैश है, अंसार है, कई तरह के जो ट्राइब्स है, उसी कुरैश तरीके है, से यहाँ हाँ। पे, हाँ इसी तरीके से यहाँ पे एक तुर्क ट्राइब है या तुर्क कम्युनिटी है, उसके अंदर अलग अलग सब डिवीजन है। कजाक हो गए, उज्बेक हो गए, तुर्कमेनिस्तानी हो गए, ये सारे तुर्क हैं। और उग्वेर हो गए। ऐसे ही आपको एक तुर्क मिलते हैं जो यूरोप में, तुर्की करके कंट्री है, वो यूरोपियन नहीं है। वो लोग इसी जगह से गए थे, वहां पे उन्होंने सल्तनत उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर को बसाया था, और उसको वो ओटोमन एम्पायर के नाम से वहां रूल किया। वो जब वो हार गए, जब वो टूट गया 1919 में, खत्म हो गया ओटोमन एम्पायर, तो जो उसका रेमिनेंट बचा, उसको वो तुर्की के नाम से जानते हैं। आप बेसिकली वो एशियन है, वो यूरोपियन लोग नहीं है, इसीलिए उनको आज तक ईयू का पार्ट नहीं बनाया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो नेटो का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट टर्की इज अ यूरोपियन कंट्री। ये सोचने की बात है ना, ईयू ने आज तक उनको अपना पार्ट नहीं माना, बिकॉज दे आर नॉट यूरोपियन, दे आर फ्रॉम हियर। मुगल का क्या है? मुगलों की सच्चाई ये है कि मुगलों ने, यही जो नोमैड लोग हैं, ये एक जगह टिकते नहीं थे, यही इनकी पहचान है। ये आज भी यही कहते हैं। अब इनको धीरे धीरे रशियंस ने सेटल करवाया, उनकी नेचर को तब्दील किया, लेकिन इनकी नोमैडिक नेचर में आक्रमण करना, मारना पीटना इनका काम था। कुछ समय जब पर्शिया से इनके कांटेक्ट थे, पर्शिया से इस्लाम आया, इस्लाम के कुछ राजाओं से लड़ाई हुई, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर जब उनको इस्लाम का मैसेज मिला, तो इस्लाम के नाम पे ये दुनिया भर में आने लगे, इस्लाम के नाम पे भी और लूटने के नाम पे भी। तो जब ये इंडिया में आए, तो इन्होंने कोई बात नहीं, आ गए, इन्होंने अटैक करा, लूटा पीटा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब इनको सत्ता मिल गई, कुछ पूरे हिंदुस्तान में कभी भी नहीं रहे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में इनका शासन रहा। उन्होंने क्या किया कि लोकल फैब्रिक और पूजा पद्धति को तबाह करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के जो 3 आस्था के सबसे बड़े केंद्र थे, उसको तोड़ा इन्होंने। काशी विश्वनाथ को तोड़ा इन्होंने, मथुरा को तोड़ा इन्होंने, राम मंदिर को तोड़ा इन्होंने, तोड़ करके उस पे सिर्फ तोड़ा ही नहीं, वहां पे मस्जिद भी कायम कर। तो जब आप किसी कम्युनिटी की पूरी बिकॉज ये सब इंसानों की क्रिएशन है, तो इंसान अपने अपने सिस्टम के हिसाब से अपना एक मैनिफेस्टेशन बनाता है। आपने जब ये करना शुरू किया, तो फिर लोग खड़े हो गए, और मुश्किल से 150 साल के अंदर में हिंदू राजा थे, उनका नाम छत्रपति शिवाजी था। उन्होंने हिंदवी साम्राज्य के नाम पे मुगलों से लड़ाई लड़ा और उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया भारत से, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो मुगल आइडेंटिटी की जो आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई करने की बात थी, वो की गई 1950 के बाद। भारत की आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की गई। हमें यह बताया गया कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशनली यूनाइट किया है मुगलों ने, कॉन्क्वेस्ट के नाम पे। भारत की पूरी यदि आप, जो हमारे स्कॉलर्स ने लिखा, ऋषि मुनियों ने जो किताबें लिखी, कॉन्क्वेस्ट को कभी भी लेजिटिमेट सोर्स ऑफ पावर नहीं माना गया, लेजिटिमेट सोर्स ऑफ गवर्नेंस नहीं माना गया, कभी नहीं माना गया, ठीक है। आप आज देख लें, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको यूएन चार्टर ने, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को बनाने वाले डॉक्यूमेंट का नाम है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 आप पढ़ ले, वो कहता है कि नो स्टेट शैल यूज फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ एनी कंट्री। यानी कॉन्क्वेस्ट से यदि आप कोई टेरिटरी जीतते हैं यूज ऑफ फोर्स करके, वो इलीगल है। और यही हमारे यहाँ सैकड़ों साल से कहा गया। अगर कॉन्क्वेस्ट से जीती गई टेरिटरी इलीगल आज है, तो कॉन्क्वेस्ट से जीती गई टेरिटरी इलीगल तब भी थी, क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी का बांध बना दिया था कि यहां से यहां तक भारत का लैंड है, ठीक है ना। आप अगर विष्णु पुराण पढ़ें और कई और डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, तो आपको ये मिल जाती है, भारत की ज्योग्राफिकल डेफिनेशन मिल जाती है। देखिए, भारत का ज्योग्राफिकल डेफिनेशन अलग है और भारत का जो फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है वो अलग है। जैसे आप अरब को देख लें, अरब में रहने वाला कोई जरूरी नहीं कि हर अरबी मुसलमान हो। अरब में अरबी बहाई भी रहते हैं, अरबी जूस भी रहते हैं, अरबी मुसलमान भी रहते हैं। मैं गया हुआ हूँ, अरबों से मिला हुआ हूँ मैं। उसी तरीके से भारत तो सिर्फ भारत के लैंड में रहता है, लेकिन भारतीयता, यानी कि इनकी जो फिलॉसफी और जो वैदिक लाइफस्टाइल या बौद्धिस्ट लाइफस्टाइल थी, वो आपको भारत के बाहर भी मिल जाएगी। जैसे आप देख लें, थाईलैंड में देख लें, इंडोनेशिया में देख लें, कंबोडिया में देख लें, लाओस में देख लें, म्यांमार में देख लें, मंगोलिया में देख लें, चाइना में देख लें, भारत ने अपनी आइडियोलॉजी का पूरा विस्तार किया, ठीक है। सो हमने कभी भी पॉलिटिकल फोर्स यानी यूज ऑफ फोर्स, ताकत के दम पे आधार की गई जमीन की सत्ता को लीगल नहीं माना। तो हमारे यहाँ पे जो जो कुछ इतिहासकार आए, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया।
हमने कॉन्क्वेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन भारत में कभी भी नहीं बनाया। भारत की भूमि का निर्माण कॉन्क्वेस्ट से नहीं किया गया। ये नहीं था कि कोई और लोग राज करते थे और यहाँ पे लड़ाइयां हुई, पर वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जैसे राम और रावण की लड़ाई ये थी कि आपने मेरी इकलौती पत्नी को ले लिया, अब मैं आपसे अपनी पत्नी छुड़ाने जा रहा हूँ। कृष्ण और महाभारत की लड़ाई क्या हुई कि भाइयों ने आपस में उसको उसका अधिकार नहीं दिया, तो चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई हुआ है, हिंसा हुई है। मगर टेरिटोरी को जीतने के लिए कि किसी और की टेरिटरी थी और वो हमने ले ली और उसके बाद वहां के लोगों के जीवन को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी लाइफस्टाइल को खत्म कर दिया, ये कभी नहीं किया गया। तो भारत इस मानसिकता से था। भारत ये हमेशा तो जानता था कि ये जो भूमि है, ये भूखंड जो है, इसको भारत कहते हैं, इसके बाहर का भाग अलग है, हम उसको भारत नहीं कहते। तो इस पे जिसने आ करके, आने का सबका स्वागत था, लेकिन जिसने आके हमारी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की, हमारी, आप देख लें उनके हिस्टोरियंस को देख लें, आपको आप वो किताबुल अल हिंद बाय इब्न अल बरूनी पढ़ लें, आप पढ़ लें वो फतवाए आलमगीर पढ़ लें, अकबरनामा पढ़ लें, बाबर, वो सब लिख रहे हैं कि हमने यहाँ पे मारा लोगों को, उनकी पूजा पद्धति के लिए, उनके बिलीफ के लिए मारा, उनकी हत्या की। तो उसके बाद आप ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी उनको अपना राजा मान ले, हिटलर को अपना ये फ्रेंच जो है या जो चेकोस्लोवाकियन है, ये क्या अपना वो आदर्श लीडर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने हमारी आस्थाओं पे चोट किया। और जब आस्था पे चोट हुई, तो जैसे मिडिल ईस्ट में हुआ आपका क्रूसेड, क्रिश्चियनों और मुसलमानों के बीच में, यहां भी क्रूसेड हुआ, हालांकि उसको बताया नहीं गया। हिंदवी राज की समाज, जब महाराजा छत्रपति शिवाजी जो थे और उसके बाद राजपूताना, उसको देख ले, उन्होंने अपनी लड़ाइयां लड़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो फिर धीरे, क्योंकि जब बाहर से आए, तो क्योंकि इंडिया में अपना पराये के उतना भावना नहीं है, वो सारे, जैसे हम तो आज भी कहते हैं आप प्रॉफिट को मानना चाहते हैं, मानिए, हम भी मानेंगे, लेकिन फिर आप ये कहेंगे जैसे हम आपका मान लेंगे ना, आप कहेंगे अपने वाले को गाली दो। यहाँ दिक्कत आ जाती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉफिट है, एक अल्लाह है, हम उसको अपना प्रॉफिट, अपना अल्लाह मानने को तैयार है, लेकिन फिर हमें राम को भी अपना गॉड मानना ही, हम रहेंगे राम के ही वंशज। और आप अरबों में देख लें, आपको मुसलमान बना दिया अरबों ने, अरब बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, वो अरब नहीं बनाएंगे, वो आपको मुसलमान बना देते हैं, पर अरबी कभी नहीं बनाते। आप उनके यहाँ जाके काम कर लीजिए, सिटीजनशिप लेके दिखा दीजिए, नहीं लेते। यूएई में अरबों से ज्यादा नॉन अरब रहते हैं, किसी को सिटीजनशिप नहीं देते, सवाल नहीं है, वो अरबी नहीं बनाने देंगे। हम तो कहते हैं इंडियन बने आप, हम तो आपको इंडियन कह रहे हैं, आपका धर्म कुछ भी हो, हम तो कह रहे हैं धर्म तो आपका कुछ हो, आप इस्लाम मान लें, क्रिश्चियनिटी मान लें, आप कुछ ना माने, मेरी तरह हो जाए, कि कुछ है ही नहीं, सब इंडियन है, सब इंडियन है, राइट। अरबों में ये चीज नहीं है। अब आइए, तो आप ये मुगलों को क्यों हटाया जा रहा है? पॉइंट ये है कि मैं नहीं मानता कि पॉलिटिकल यूज ऑफ फोर्स, वायलेंस के नाम से की गई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी कभी भी लेजिटिमेट हो सकती है, नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं कि उस समय लोग करते थे, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक करके अपने राज्य का विस्तार किया करता था, ठीक है, किया करता था, लेकिन हिंदुस्तान में कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्या आप कहेंगे कि हिंदुस्तान के राजाओं ने भी आपस में युद्ध लड़ा? यहाँ पे भी युद्ध लड़े आपस में, मगर उस युद्ध का रीजन सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं होता था, या किसी के लाइफस्टाइल को खत्म करना नहीं होता था, किसी के पूजा पद्धति को खत्म करने का नहीं होता था। तो इसलिए यहाँ पे, और खासकर अगर मान लीजिए अपने ही घर के दो लोग लड़ रहे हैं, तो भी बात अलग है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी शुरू से डिफाइंड हो रखी थी कि ये भाग भारत है। विष्णु पुराण में आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। आप भारत की डेफिनेशन की बात करें, तो भारत की ज्योग्राफिकल डेफिनेशन की बात करूं मैं, एंथ्रोपोलॉजिकल या ह्यूमन डेफिनेशन की नहीं। मैं आपको दो डेफिनेशन तो अभी दे देता हूं, जो हमारे पुरखों ने आज से 3,500-4,000 साल पहले लिख दिया था। और ये सोचिए कि ये ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि जब उन्होंने लिखा ये तभी से उसकी गणना हुई, क्योंकि ये आइडिया पहले से रहा होगा, क्योंकि उतनी बड़ी भूमि का ये कॉग्निजेंस होना कि ये पूरा मेरा घर है, ये एक दिन में नहीं आया होगा किसी ऑथर को, ये सदियों से उनको ट्रांसफर किया गया होगा। तो यदि विष्णु पुराण का डेट मान लें आप 4,000-3,000 पुराना भी है, लेकिन ये नॉलेज की ये भूभाग है, ये उसका भी दुगना तिगुना साल पुराना होगा। किसी को लिखना आया, उसने फिर वो बात समझी और उसने उस बात को लिखित रूप में लिखा। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं, भारत की डेफिनेशन देखिए। एक डेफिनेशन है, ऋषभो मरुदेवाश्च ऋषभात भवेत् भरताद भारतम वर्षम भरतात सुमति स्वभूत भूत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरुदेवी, ऋषभ जन्म के बहुत बड़े महाराजा वो मतलब गुरु हैं। तो ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरुदेवी, भरत वॉज बॉर्न टू ऋषभ,
और भारतवर्ष उन्हीं के नाम पे है। वर्ष का मतलब होता है कंट्री। भारतवर्ष अरोज फ्रॉम भरत, यानी कि ऋषभ और मरु देवी के पुत्र के नाम पे भारत आज का जो भारत है उसका नाम भारत पड़ा। इसके पहले इसका नाम आर्यव्रत हुआ करता था, इसके बहुत से नाम थे, लेकिन पॉलिटिकल नाम भारत जो आज हम जानते हैं ये ऋषभ और मरु देवी की संतान है। तो यहाँ का संतान एडम और ईव का संतान अगर कोई कहता है कि मैं भारतीय हूँ, तो ये मानना पड़ेगा कि उसके जो पूर्वज हैं वो ऋषभ और मरु देवी हैं, एडम और हवा नहीं हो सकते। फिर आदम और हवा उस सेंस में नहीं, वो इंसानों के वो हो सकते हैं, वो आप कहें कि मैं इंसान हूं तो मैं आदम और हवा से रिलेटेड हूं, लेकिन अगर आपने कहा मैं भारतीय हूं, तो क्योंकि आदम और हवा से तो इजरायली भी निकले, नॉर्थ अमेरिकन भी निकले, सब निकले। हालांकि मैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे ज्यादा मानता हूं, मैं ये क्रिएशन थ्योरी को नहीं मानता। तो इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि हम भारतीय हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज जो थे, क्योंकि आप भारत एक पॉलिटिकल नाम है, सोशियो कल्चरल नाम है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल नाम नहीं है। आपको अपना बाप और अपना पूर्वज आप ऋषभ और मरु देवी को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के बेटे भरत के नाम पे आज को हम भारत कहते हैं। पहले इसको नाम आर्यवर्ते जम्बू द्वीप बहुत नाम से जाना जाता था, क्योंकि देखिए ये आज भी द्वीप है ना, पेनिनसुला है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, ये सब आपको कम से कम 4000 साल पुरानी संस्कृत में हमारे पूर्वजों ने लिख के दिया है हमें। ततश्च भारतम वर्ष में तल्लोकेषु गीयते भरताय यतः पुत्रा दत्तं प्रत्यता वनम। The country is known as Bharatvarsh since the time the father entrusted the kingdom of son Bharat and he himself went to the forest, यानी वही ऋषभ महाराज। उसके बाद सुनिए, और ये तब तो चलिए कह लीजिए कि इंसान के नाम का डेफिनेशन है। अब ज्योग्राफिकल डेफिनेशन सुनिए, उसकी प्रिसीजन देखिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharat. For there dwelt the descendants of Bharat. सोचिए इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन कि पेनिनसुलर रीजन के नॉर्थ में और हिमालय के दक्षिण वाले भाग को भारत कहते हैं। कितनी डेफिनेट प्रिसीजन देखिए। और ये ऐसा नहीं है कि लिखा इस दिन से, एक आदमी बैठा वो विष्णु पुराण लिख रहा था, उसने लिख दिया उस दिन से भारत बना। उसको ये बहुत पहले से उसको ये ज्ञान देते आ रहे होंगे लोग कि भारत इस वाले इलाके में है, वो लिखा उस दिन भले। आप समझिए ना, जैसे मैंने 40 साल की उम्र में किताब लिखी, तो वो ऐसा बात नहीं है कि वो वहीं से शुरू होगा, हमें धीरे धीरे नॉलेज आ रहा होगा। आप समझिए, और इतनी प्रिसाइज नॉलेज का मतलब है कि हजारों साल पहले, 15-20,000 25,000 साल पहले की ये कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि जानने वाले थे हमारे यहाँ, लोगों को पता था कि ये भारत है, इसके अंदर भारत। अब आप बताइए, ये जो शाहजहां हैं, अकबर हैं, ये अपने आप को क्या वो मरु देवी की और ऋषभ की संतान मानते? ये अपना नहीं मानते भाई, अपने आप को खुबलई खान, चंगेज खान, मंगोलियन की औलाद मानते हैं। ये हम किसी क्योंकि कहते हैं भारतीय। जरा आ करके कजाक में या उज्बेकिस्तान में किसी से पूछ लें, बिकॉज भाई ये पूरे बाबर का जो फैमिली वंशज है, ये तो यहीं से आए हुए हैं ना, उज्बेकिस्तान के समरकंद से आए हुए हैं ना। इनसे जरा पूछ लें कि क्या ये ऋषभ को और मरु देवी को अपना माँ बाप मानते थे, ये उनके वंशज थे? और अगर उनके वंशज नहीं थे तो भारतीय कैसे हो गए? अब मैं यहाँ कजाकिस्तान में आऊँ, कजाकिस्तान के लोग मान लेंगे क्या? ये नहीं मानेंगे मुझे कभी भी अपना, ये हमेशा कहेंगे तुम बाहर के हो। और देख लीजिए, ये कंट्री दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंट्री है, समझ रही हैं आप ये? और इनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से लाके, ये अपने अलावा किसी को घुसने ही नहीं देते, ये नहीं घुसने देते हैं किसी को। आप चाहे आप बोले पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान ले लो भैया, 20 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं, जगह छोटी सी है, यहाँ ले आओ, ये सब मुसलमान है, एक को वीजा नहीं देंगे, ये सवाल ही नहीं उठता। अगर इतना ही अपनत्व था तो दोनों तरफ का अपनत्व होना चाहिए ना भाई। फिर तो भारतीय वहां पे उज्बेकिस्तान में भी तो जाके बसे। अगर वो भारतीय हैं तो भाई, अगर उन्होंने अपना मान लिया तो फिर ननिहाल का घर भी तो मेरा घर हुआ ना, एक ही तरफा चलेगा ना। तो देखिए, ये जो रीजन था, आप मेरे घर, मैं आपके घर आऊं और मान लीजिए मैं अपने आप को कहूं कि मैं कजाक हो गया, क्योंकि मैं कजाक में आगे किसी लड़की से शादी कर लूं कजाकिस्तान की, उसके बाद मैं इनको कहूं मैं तुम्हारा मस्जिद तोड़ूंगा, और लोकल भाषा पे मैंने पाबंदी लगा दी। अब मैं कहूं कि मेरी जो संस्कृत है वो बोली जाएगी, कजाक नहीं बोली जाएगी, तो मैं कजाकिस्तान का बन जाऊं, इसलिए कि खाली मैं यहाँ आके रह गया और मैंने यहाँ का पैसा बाहर नहीं भेजा, वो भी मिथ है। तो आपसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ
लोग नहीं मानते ना मुगलों को, वो आ जाते हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल कंक्वेस्ट कर लेते, हमारी लाइफस्टाइल ले लेते, ना हमारा भाषा लिया, ना हमारे खान पान को लिया। क्योंकि यहाँ आप कहते हैं कि यहाँ का जरा खान पान देख लें, ये खान पान हमारे खान पान से बहुत अंतर है, कोई मेल मिलाप नहीं है दूर दूर तक। ये नॉर्मली मीट खाते हैं, हॉर्स का मीट खाते हैं, हॉर्स का मीट आप भी नहीं खाएंगी। घोड़े का मीट, घोड़े का दूध पीते हैं भाई। मैं अभी गया था नवरोज में। अच्छा अब एक आप ये भी बताएं कि ये पहले जो है, ये पहले यहाँ पे इंडियन लाइफस्टाइल ही फॉलो होती थी। इनका नवरोज यानी नया ईयर और हमारा नया ईयर एकदम एक ही डेट को पड़ता है, हिंदू नव वर्ष। और ये तो ये बताते भी हैं कि ये टेंगरी रिलीजन का फॉलो करते थे, सूर्य को पूजने वाले लोग थे। और यहाँ के जो लोग कन्वर्ट हो गए वो कहते हैं कि हमारी वही आइडेंटिटी है, तो हमें उनसे हमारी आइडेंटिटी को हम नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए कजाकिस्तान का आप अगर वो झंडा देखें तो उस पर उगते हुए सूर्य का वो है, और वही हमारा भी है। सूर्य जो हमारा भगवा रंग है, जो हिंदुओं की पहचान है, वो क्योंकि यहाँ पे अग्नि की पूजा हुई, अग्नि से जो कलर निकलता है वो वही नारंगी कलर का होता है, इसलिए उसको वो अपना कलर मान लिया उन्होंने। ठीक है ना, इंसानों का ही है। तो ये भी एक समय हमारे यहाँ पे हमारी, और ये अभी भी यहाँ के कुछ लोग हैं जो इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक समय उनकी हिस्ट्री भी यही थी। तो यही रीजन है कि ये जो मुगलों का आपको पढ़ाना है पढ़ाइए, मगर ये बोलिए कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता थे, दैट इज नॉनसेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होता है कि गिरा करके किसी एक की आइडेंटिटी को मिटा करके, मार काट के और नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फिर जो लड़ रहे थे वो कौन? यानी कि जब मुगलों से लड़ाई लड़ी राजपूतानाओं ने, और मुगलों से लड़ाई लड़ी ये हिंदवी साम्राज्य के लिए छत्रपति शिवाजी ने, तो उनमें से इसका मतलब है कि वो बाहरी हो गए। क्योंकि अगर मुगल इंडिया थे तो फिर ये शिवाजी महाराज और राजपूताना ये लोग बाहरी हो गए। ठीक है, वो लोग लड़े, उन्होंने कुछ लड़ाइयां जीती है, कुछ लड़ाइयां हमने भी जीती, पर अल्टीमेटली हमारी भूमि पे आज हम राज करते हैं। मुगल नहीं है, सारे के सारे मुगल यहाँ से गायब हो चुके हैं। कोई भी एक आपको कजाक और उज्बेक और ये नहीं दिखता वहां पे। हमारे लोग बदल गए हैं, अब वो खुद को मुगल समझ लें तो इसका कोई इलाज। अब मैं यहाँ आकर नहीं, जब आप पहली बार विदेश जाए तो लोग गोरों से भी ज्यादा गोरे हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ के मुसलमान अपने आप को मुगल समझते हैं। अब मुगल उसको लिफ्ट भी नहीं कराते, लिफ्ट भी नहीं कराते। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं जानता हूँ यहाँ पे कैसे ट्रीट करते हैं। तो अब आप खुद को कहते हैं मुगल है, दैट्स पॉसिबल। सो दिस इज दैट्स व्हाई हमें कोई नफरत नहीं है। आए थे, लूटे मारे, एक हिस्ट्री का पार्ट है, खत्म हो गया। लेकिन सच तो बोल दो बाबा कि उन्होंने हमें मारा, हमारे पूजा पद्धति के लिए मारा। और जब तक हमको ये समझ में आया कि भाई हमारी पूजा पद्धति, क्योंकि हमारे में अंदर ये है ही नहीं कि पूजा पद्धति के लिए हम किसी को मार दे, तो उसके बाद जब हमें समझ में आई तो हमने फिर लड़ाई लड़ी और फिर हम जीते। आपने शुरू के कुछ युद्ध जीते, लेकिन शुरू के कुछ बैटल्स आपने जीते, पर लड़ाई हमने जीती अंत में, क्योंकि मराठाओं ने मुगलों को खत्म कर दिया था यहाँ से। बल्कि एक समय जब अफगान रूलर यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे, तो मुगल ये हिंदवी स्वराज्य के मराठाओं से हेल्प ले रहे थे कि भाई आओ हमें बचाओ। ठीक है ना। और हम तो अफगानिस्तान के भी लोग हमारे ही पार्ट थे, तो अफगानिस्तान के लोग कुछ, वो चूंकि रिलीजन बदला, बुद्धिज्म खत्म हो गया वहां से, अब तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक समय वो संस्कृति, हमारी संस्कृति के आपको अभी भी ट्रेसेस मिल जाएंगे आपको उनकी उसमें। तो हम उस पर फिर बात करेंगे। आइए अब आपका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, मोदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं मुगल लोगों को इस वजह से सिलेबस से हटा रहा हूँ, जहाँ जहाँ उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं इसलिए हटा रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चों को कभी ये ना लगे कि हम कभी गुलाम कौन थे। लेकिन मेरा कहना ये है यहाँ पर कि आपने भी जैसे इस बात को क्लियर किया कि मुगलों ने कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की है। कुछ कुछ राज्य उनके पास थे, मतलब कुछ कुछ स्टेट्स के वो मालिक थे। लेकिन फिर ये जो चीज कैसे फैली, आज भी मुस्लिम कंट्री में कहा जाता है कि मुसलमान तो वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया, और ये जो इस्लाम मजहब की, वो कहते हैं तबलीग की, इस्लाम मजहब फैलाया। लेकिन अगर हम तारीख देखें तो उन्होंने फोर्सफुली कन्वर्जन करवाई। फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ करने के बाद मुगल और तुर्क फिर कहाँ चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बड़े एस्ट्यूज पॉलिटिशियन है कि मुगलों के नाम पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। किसी पॉलिटिशियन की होगी। देखिए, ये हुआ ये कि मुगल तो कब कब भूल गए थे भाई। ये 15वीं 17वीं 16वीं शताब्दी की बात है, बिकॉज 1757 में तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें कि अंग्रेजों का राज्य हो गया। तो ये आप बात करिए 16वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की, जब मुगल खत्म हो चुके थे यहाँ से। इसको जिंदा करने का काम हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने किया। जब आपने उनको, जो मौलाना आजाद थे, उनको, चूंकि वो अरब में पैदा हुए, अरब में पले बढ़े, मदरसे में शिक्षा ली उन्होंने, आप उनकी किताब
पढ़ ले, इंडिया विंस फ्रीडम, उन्होंने अपनी हिस्ट्री बायोग्राफी खुद लिखी हुई है कि भाई मेरा बचपन सारा जो है अरबिया में बीता, मैं 16 या 17 साल या 12, मुझे याद नहीं है, मैं हिंदुस्तान आया, अरबी उनकी लैंग्वेज थी, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले भारत के। तो हुआ ये कि जब आपने भारत की आइडेंटिटी बदलने की कोशिश की, वो गड़बड़ हो गया। तो ये इन्होंने 50-60 तक, और ये अपनी, चूंकि ये लिखते रहे, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते रहे, वो उस हिस्ट्री को सच मान बैठे, लेकिन जनता उससे नहीं मुतासिर थी, जनता को अपनी हिस्ट्री पता थी। हमारी माएं, हमारी दादियां हमें दूसरी कहानियां सुनाती थी, किताबों में कुछ और लिखा हुआ था। तो जो जो जैसे फोल्कलोर है ना, आप पठान है, आप पश्तून है, आपकी भाषा माएं देती है, किताबें में नहीं आता। अगर आपके घर में एक बच्चा है, वो हो जाए, वो पश्तो बोलना यूं सीख जाएगा, उसको कोई किताब नहीं चाहिए पश्तो बोलने के लिए, क्योंकि उसकी माएं थी, उसके बाप थे, परिवार में, कल्चर में उसको पश्तो मिलेगा। तो जब वो पश्तो बोलेगा ना, तो वो पश्तो सोचेगा, वो पश्तो खाएगा, वो पश्तो हिस्ट्री को जिएगा। अब कोई उससे उसकी हिस्ट्री छीनने की कोशिश करे, उसको बताया नहीं तुम कुछ और हो, तुमको तो ये किया, तुमको वो क्या, वो नहीं मानेगा। तो कहानियां जो समाज दे रहा था और जो शिक्षा दे रही थी, उसमें अंतर था। लोगों के इसी मूवमेंट के नाम पे, पूरी की पूरी जो स्वदेशी मूवमेंट के नाम पे बीजेपी, जनसंघ, इनका निर्माण हुआ। आरएसएस का निर्माण इसीलिए हुआ, कांग्रेस का अलग 1925 में लोग अलग हो गए, क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो जमीन से नहीं जुड़ रही थी। और भारतीयता का मतलब है जमीन से जुड़ना। अगर आप भारतीय हो, जमीन से नहीं जुड़े हो, आप भारतीयता का, जैसे आप मुसलमान बनाते हो भगवान के नाम पे, कौम के नाम, आपका कौम है भगवान से कनेक्शन, ठीक है ना। जब आप एक मुसलमान को दूसरा मुसलमान देखता है, पूछता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बन गए, हमारी कौम बन गई। यही है ना आपके कौम का, भाई कोई कहीं भी ये कलमा पढ़ दे, कौम बन गई एक। हमारे यहाँ कैसे कौम बन गई, कहाँ से हो, अरे ये भैया इंडिया के इस वाले, अच्छा इंडिया में पैदा हो, हमारी कौम बन गई। आपको कलमे ने जोड़ा, हमें मिट्टी ने जोड़ा, हम मिट्टी से जुड़े। तो अब आप अगर कलमे से भी जुड़े हो, हमारी इसमें यह है कि आप अगर कलमे से जुड़े हो और मिट्टी से भी जुड़े हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने कहा भाई आपको मिट्टी से जुड़ना है, आपके दिमाग में कौन सा खुदा, अल्लाह, भगवान, विष्णु, शंकर, राम जी, हनुमान कौन चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मिट्टी ये कही नहीं रही है कि तुम्हारा कोई खुदा है जो हम बताएंगे। मिट्टी कह रही है तुम हमसे जुड़े हो, खुदा चूज कर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम बाय नेचर है। क्योंकि लोग ये कहते हैं, आप किसी से पूछ लीजिए तुम्हारा क्या पहले, धर्म या तुम्हारी मिट्टी, यानी कि तुम्हारा देश, वो कहेंगे देश। हमारे यहाँ पे ये संस्कृत में लिख दिया गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी, यानी माँ और यानी कि जन्म देने वाली माँ और मिट्टी वाली माँ, भारत माँ, इन दोनों, इनसे बड़ा कुछ नहीं है, ये स्वर्ग से बड़ी है। इनकी सेवा कर ली अपनी जन्म देने वाली माँ की और अपनी धरती वाली माँ की, तो तुम धन्य हो गए, तुम्हें स्वर्ग मिल गया। इसके आगे कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है। स्वर्गात बीच गरीब, यानी स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब ये फिलॉसफी दे करके आपने बच्चों को पाला है। तो आपकी कौम में ये कहता है कि जैसे ही तुम ये जुड़े कि ला इलाहा, तो आपका कौम बन गया जो मिट्टी से कटने की कोशिश करता है। क्योंकि फिर वो, अब आपके सोर्स हैं, हदीस है और कुरान है, तो हदीस के नाम पे वो कल्चर ऑफ अरेबिया को लेते चला आता है अपने पास, उसको समझ में नहीं आती ये चीज। ठीक है, वो अच्छी चीज है, वो फॉलो करे, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। मगर अगर उसके कुरान में रहता तो भी वो मिट्टी से जुड़ के रह सकता था। जब वो हदीस से जुड़ जाता है तो वो विली निली जाकर के अरब के कल्चर से जुड़ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। वो रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ कल्चर को एक्सेप्ट कर चुका होता है, और फिर वो अपनी मिट्टी से कट जाता है कि उसकी मिट्टी में कोई भी वो प्रैक्टिस नहीं आती जो हदीसों में आती। वो एक कंफ्यूज सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे फिर ये कहा गया कि रिलीजन से लॉ नहीं लो, क्योंकि रिलीजन से लॉ लोगे ना तो लोग फिर नेशन स्टेट में नहीं डिवाइड हो पाएंगे लोग फिर, क्योंकि वो किसी एक जगह की लॉ को अपना लॉ समझ रहे हो। आप समझ रहे हैं ना। तो क्या, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप अगर देखें, हमारी मिट्टी वाली जो संस्था है, इसमें अगर मुगल नहीं फिट हुए, उन्होंने इस मिट्टी को नहीं माना अपना, इस मिट्टी से निकली हुई भोजन को, इस मिट्टी से निकले हुए भगवानों को, इस मिट्टी से निकले हुए फिलॉसफी को, भगवान को रिजेक्ट भी कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो लिखा है जो वेदों को नहीं भी माने वो भी भारतीय है, लेकिन इस मिट्टी की भाषा, इस मिट्टी की शैली, इस मिट्टी का कल्चर, तुमने अगर वो बर्बाद करने की कोशिश की तो तुम हम में से नहीं हो सकते। अच्छा, हमें बताया गया कि मुगल बड़े महान थे, मुगलों ने तो इस्लाम की तबलीग की और उन्होंने इस्लाम फैलाया, और देखो उन्होंने भारत को क्या बना। मुगलों के साथ क्या हुआ, अब आप जरा ये जान,
जी जरूर। थे ना मुगल, सेंट्रल एशिया के लोग, सेंट्रल एशिया के लोग थे ना, ये बगल में उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, और ये बगल इधर आप जाएंगे और चाइना की तरफ मंगोलिया चले जाएंगे। इन्हीं सेंट्रल एशियन को आप कहते हैं मुगल्स, ठीक है। इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ यूरोप के स्लाविक लोग आए, जिनको आप रशियन कहती हैं। इस यूरोप, ईस्ट यूरोप के स्लाविक जो आइडेंटिटी के लोग थे वो उठे, उन्होंने पूरा सेंट्रल एशिया जीता। इन्हीं मुगलों की जो ट्राइब थे, जो नोमैड थे, घूमते थे दुनिया भर पे, कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, जाके यूरोप तक में कॉन्क्वेस्ट कर लिया था पूरे सेंट्रल एशिया को। ईस्ट यूरोप ने यूं खाया, यूं। तो अगर ये यूरोप के कुछ पार्ट में जाकर के इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, तो पूरा का पूरा रशिया आके इनको खा गया। और सिर्फ खाया नहीं, सिर्फ खाया नहीं, इनसे कहा तुम खबरदार, चूंकि ये जो अपनी भाषा के ना पर्सी, ये अरबिक जो आप उर्दू लिखती हो ना स्क्रिप्ट में, ये करते थे, फारसी भाषा का उपयोग करते थे अपनी भाषा को लिखने के लिए। इन्होंने मार मार के इनका तुम्बा बनाया। इन्होंने आज से ये फारसी वारसी नहीं चलेगी, यहाँ पे अब रशियन स्क्रिप्ट चलती है। कोई नहीं लिखता फारसी में, ये वाली नहीं पढ़ते हैं, ये ABCD पढ़ते हैं। और आपको सुन लीजिए, अतातुर्क, जिसे कहते हैं बाप ऑफ टर्क्स, जो 1990 में बना, द बाप ऑफ अतातुर्क का मतलब ये, द बाप ऑफ टर्क्स। उसने क्या किया, जब ओटोमन एम्पायर टूट गया, तो उसके बाद जब तुर्की बचा, तो ये हुआ कि तुर्क कौन है, वो तो सेंट्रल एशिया रहते, यूरोप में है। उसने कहा हम तुर्क है, हमारा कनेक्शन यूरोप से है। उसने तुर्की लैंग्वेज में यूज की जाने वाली स्क्रिप्ट रोमन को बनाया, अरबिया को नहीं बनाया। अरबिक लैंग्वेज को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जिस जिस उर्दू के डायलेक्ट को हिंदुस्तानी बचा के बैठे हुए हैं अपनी, ये तुर्क लेकर के आए। हिंदी भाषा बोले जाने, हिंदी को बोले, हिंदी लिखने के लिए या लोकल हिंदी को पढ़ने के लिए इन्होंने अरबिक भाषा का इस्तेमाल किया, अरबी भाषा का इस्तेमाल किया, यानी अरबी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। भाषा नहीं, अरबी स्क्रिप्ट, भाषा के दो पार्ट होते हैं, साउंड और स्क्रिप्ट। तो जो स्क्रिप्ट इन्होंने यूज की वो थी अरबिक। लेकिन आज कोई तर्क अरबिक स्क्रिप्ट यूज नहीं कर, चाहे वो आप तुर्की, आपका कोई तुर्की का फ्रेंड हो, वो अपना नाम रोमन ABCD में लिखता है, वो अलिफ बे ते से नहीं पढ़ता है। यहाँ का जो मंगोल है, या यहाँ का जो टर्क है, कजाक हो गया, चाहे वो गया, वो अलिफ बे ते से नहीं जानता है, ना पढ़ता है। सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ मानसिक रूप से, जो ठीक है एक लैंग्वेज है, प्रिजर्व कर ले आप उसको, लेकिन उसको अपनी सिर्फ आइडेंटिटी बना देना कि सिर्फ उर्दू हमारी आइडेंटिटी है। अरे जो तुमको दे के गए उन्होंने नहीं इसको कंटिन्यू किया भैया, तो तुम क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? हमारी तो नेशनल लैंग्वेज कर दी गई, और बाकी जितनी भी लैंग्वेज थी जो हम हिंदुस्तान से लेके आए थे, सब रिजेक्ट कर दी कायदे आजम ने कि कोई नहीं बोलेगा। आप हिंदुस्तानी तो थे। अब जैसे आप पश्तून है, आपको पता है आपकी जो आपकी हिस्ट्री देखिए, जो क्रिश्चियनिटी, जो इस्लाम है, वो अपनी हिस्ट्री बाइबल में ट्रेस करता है। जो बाइबल है वो अपनी हिस्ट्री ओल्ड बाइबल में ट्रेस करता है। ये वहीं पे ना कि एक प्रॉफिट आएगा, वो जो प्रॉफिट आएगा वही लास्ट प्रॉफिट होगा, उसी के आधार पर इस्लाम का जन्म हुआ, उसी के आधार पर क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। अगर वो किताब नहीं होती, उनमें उनका मेंशन नहीं होता, तो आज ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो आप देखें कि ये जो पश्तून है, क्या किसी भी ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, कहीं भी कुरान में पश्तून का जिक्र आता है क्या? अरबों का जिक्र आता है, वहां की लोकल ट्राइब का आता है, पश्तून का नहीं आता। तो जिस किताब अगर आपका किस किताब में जिक्र आता है आपको पता है? आपकी आइडेंटिटी का ऋग्वेद में आता है। मैं आपको पढ़ देता हूं। ऋग्वेद में 10 राज्यम युद्ध है, जहां पे कि यहाँ पे 10 राजा आपस में लड़ गए, क्योंकि वो विश्वामित्र जो उनके जो वो थे राजगुरु, उनको कुछ नाराजगी हो गई थी राजा सुयस से। तो वो राजा को हराने के लिए जो भारतीय राजा थे, दूसरे राजा, उनको बुला के लाए, कहे इसको हराओ, इसके राज्य को खत्म करो। ये जो 10 राज्य युद्ध किया गया, आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, ऋग्वेद में है इसका उल्लेख। उसमें जो 10 राजाओं की जो युद्ध हुई, उसमें 10 राजाओं के जो ट्राइब है उनके नाम मेंशन्ड है, पता है आपको? अब मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से नाम है, आप सुन लीजिए। वो है अनस, ध्रुयुस, भालना, अलिना, पृथु, सिवाज, भृगु, परसु, शिमयू, मत्स्य एंड पश्ता। ये जो आप ये जो इनका जो ज्योग्राफिकल रीजन है, वो करंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रीजन है।
आप समझ रही हैं? मैंने आपको ये वाला पार्ट एडिट कीजिएगा, मैंने वो संस्कृत मैगजीन वाला भेजा था ना, संस्कृति मैगजीन वाला आपको एक, ये जो पख्ता है इनको पठान या पश्तून कहा जाता है, और ये आज के जो इलाके हैं आपका पाकिस्तान में वजीरिस्तान और अफगानिस्तान और ये और वो, ये सारे के सारे इलाकों को के राजा आके यहाँ लड़े। तो आप कुरान से जुड़ी हैं या आप वेदों से जुड़ी हैं? आपकी आइडेंटिटी हमसे जुड़ी है, क्योंकि आपकी मिट्टी भी जो आपकी मिट्टी है वही हमारी मिट्टी है, वही हमारा खमीर है, वही हम लोग हैं। तो आप जिस किताब में आपका वर्णन ही नहीं है और एक किताब में आपका वर्णन है, आप उसको गालियां दे रहे हो। आपके दादा परदादाओं का वर्णन जहां पे जो आपको अपना कह रहा है, आप उसको गाली कैसे दे सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप दूसरे को मानते हो माने, वो भी मुकद्दस है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा कुछ, उसको आप माने, लेकिन जो आपके दादाओं की हिस्ट्री की किताब है उसको जला देंगे आप? नहीं, कभी ऋग्वेदा में आपका वर्णन है, आप उसको जला देंगे? और भी मैं अगर रिसर्च करूंगा और भी जगह मैं बता दूंगा जहां पे कि पश्तो और पश्ता कह रहा है जिनको, जिनके नाम पे आज पश्तून, आपने नाम भी नहीं चेंज किया, पश्ता पश्तून पठान, पश्तून भी कहते हैं। आप कैसे नहीं कनेक्टेड है हमसे? ये तो समझने की बात है ना कि आप धर्म, आप अपना पंथ इस्लाम रखें, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी वेदा से नहीं जोड़ेंगे। जहां आपका मेंशन है, आपकी हिस्ट्री मेंशन है, और किस किताब में मिस्ट्री है आपकी? एक किताब बता दे जहां आप मेंशनड हो, नहीं मेंशनड हो, जहां मेंशनड हो उसको आप रिक्वेस्ट नहीं करो। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने मना कर दिया था, उनकी खुदाई खिदमतगार ने कहा था हम नहीं करेंगे, वो अपने आप को भारत का लाल मानते थे। सही बात, और बहुत ज्यादा शक्तिशाली मर्द नहीं है, मर्द ने फिजिकल शक्ति को बना लिया कि औरत को चूंकि वो फिजिकली कंट्रोल कर सकता है इसलिए हम ताकतवर है। अरे फिजिकली तो तुम शेर से नहीं जीत सकते, अगर तुम्हारे पास तेल तलवार नहीं हो तो शेर तुमसे बड़ा हो गया। फिर अगर फिजिकल शक्ति का ही कंसंट्रेशन होना है तो फिर शेर तो इंसान को मार देता है, बंदूक मतलब फिर जल हो जाए तो हाथ। बॉटम लाइन मेरे कहने का मतलब यह है, लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। माँ का मतलब है कि इस धरती ने हमको अन्न दिया, इसका सीना चीरते हैं हम तो हमको खाना मिलता है, इसी में हम मिल जाते हैं, चाहे आप दफना दिए जाएं चाहे हम जला दिए जाएं, इसी में चले जाएंगे। सब कुछ यही है, ये हमें क्या नहीं देती, हमें पैर रखने को देती है। हमारे यहाँ जब मेरी दादी ना सवेरे सो के उठती थी तो यूं यूं धरती को छूती थी, इतना हमें कृतज्ञ बनाना सिखाया कि लोगों हर चीज का एहसान मानो, किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। क्या ये गलत है किसी का कृतज्ञता देना कि आपने हमें दिया, आप हमें दे रहे हो, हम आपकी वजह से, क्या दिक्कत है इसमें? आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि कृतज्ञ बनो। आप अगर यूएनडीपी का गोल पढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि भाई प्रकृति से उतना लो जितना ले सकते हो। हमारे यहाँ पहले ही बताया कि प्रकृति का एहसान मानो, ये तुम्हें पानी दे रही है, इसको सिर्फ मैटर मत मान लो। लाइन यही है कि खैर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आज जो मुगल, आज रशियंस ने, मेरी स्टूडेंट है वो बेचारी उज़्बेक है, वो बताती थी कि रशियंस ने देख लेते थे उनके घर में कि अगर वो लोग कोई ये नमाज पढ़ रहे हैं या वो फास्ट रख रहे हैं, वो आकर के सोते लगाते थे, कोई रिलीजियस किताब अलाउड नहीं थी। तो इन्होंने अगर हिंदुओं के साथ ये किया तो इनको कर्म मिल गया, इनके लोगों के साथ क्या हुआ? रशियंस ने थ्योरी तो नो गॉड की थी ना, इन्होंने अगर हिंदुस्तान को कुछ दिन के लिए कन्क्वेस्ट किया तो रशियंस ने क्या इनको कन्क्वेस्ट नहीं कर लिया? रशिया ने यहाँ से खत्म कर दिया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ रिलीजन नाम की चीज, लोग अपने आप को रिलीजियसली जोड़ते हैं, मगर लैंड को ये कहते हैं कि अभी दिस इज अ कज़ाक लैंड, नॉट मुस्लिम लैंड, वी आर मुस्लिम बाय रिलीजन बट द लैंड इज कज़ाक। यही तो हम समझाते हैं, ये इंडियन लैंड है, तुम मुस्लिम यही आते हो भाई, सेंट्रल एशिया जिनको तुम अपना बाप मानते हो, मुगलों को अपना सब कुछ मानते हो, आ जाओ ना। और तुम कहते हो कि आकर के इन्होंने, जरा देख ले यहाँ पे जो क्रॉस कल्चरल रिलीजन हो रहा है, क्रिश्चियन ने मुसलमान से शादी की है, मैं कितने जानता हूँ जो इंडियंस रहते हैं लोकल शादियां कर रखी हैं उन्होंने, हिंदू ने। ये सब क्या है? ये इंसान है कि हम जीत गए तो ठीक है भाई, चलो आपने 100-150 साल जीता, आपके सोसाइटी में क्या हुआ? कोई शक्ति इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो परमानेंटली शक्ति, वो जो मेन शक्ति होती है वो नेचर की। नेचर क्या है कि आप जहां के वासी हो हजारों साल से, वो आपका लैंड है। मुगलों ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, रशियंस ने या स्लाविक्स जिनको आप कहते हैं, ईस्ट यूरोप के स्लाविक्स ने आके इनको नुकसान पहुंचाया। जो दो हुआ करते थे, खानेत ऑफ कोकांद और खानेत ऑफ खैरा, यूं खत्म किए इन्होंने 15 साल के अंदर में खत्म कर दिया। अगर इतने बड़े लड़ाके थे तो जीत जाते ईस्ट यूरोपियन से, नहीं जीत पाए।
रशियन यूएसएसआर की स्थापना करी, रिलीजन छीना, तुमसे तुम्हारी किताबें छुड़ी, तुमने दूसरों के घर में आग लगाई, दूसरों की मंदिरों को तोड़ा, तुम्हारी किताब तुमसे छीन ली गई। कर्मा, कर्मा, और मेरा बड़ा बिलीव है कर्मा पे। मैं कहती हूँ जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, और किसी दुनिया में ही मिलेगा, अपना अंजाम वो भुगत के ही जाएगा। और एक चीज मैं अभिषेक जी आपको ये कहना चाहूंगी कि हाँ, जैसे आप अक्सर बात करते हैं कि जैसे हर इंसान को जिस पॉइंट से वो, जैसे हम एक एक्सेलरेशन की भी बात करते हैं, तो वो दोबारा सिफर हो जाता है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि आप जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भारत से कनेक्ट कर रहे हैं, वो खुद को अपनी माँ से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि शायद आपकी वाली बात है, मुगलों को बड़ा अपना मानते थे, लेकिन आज उनको ये हकीकत पता चलती है कि उन्होंने हमसे छीना है, हमें कुछ दिया नहीं है। तो ये चीजें हैं। और थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोशिश है कि मजीद हम हिस्ट्री पे बहुत से प्रोग्राम आपके साथ रिकॉर्ड करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुगलों के किलों पे जाते हैं, उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं और उनको पूजते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने इनके फोरफादर्स को बहुत ज्यादा तबाह किया, लूटा, मारा, पीटा। तो लोगों को अभी भी आई थिंक सो जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, बस एक चीज कह के कह दूंगा, आप अरबों को देख लें, अरबों ने दुनिया को इस्लाम दिया, यही इस्लाम लेकर के तुर्क पहुंचे और उनको ही बर्बाद कर दिया, उन्हीं को गुलाम बना दिया। इसलिए अरब भी अब सीख गए हैं, अरब अब नेशन से अपनी धरती से रूठ गए, उनको भी नहीं चाहिए भैया जो यूनिवर्सलिज्म करो, कल को कोई किताब पकड़ लेगा हमारे ऊपर आके चढ़ बैठेगा, जैसे ओटोमन एम्पायर चढ़ बैठा। धरती से सब जुड़े हैं, आप भी जुड़ेंगी धरती से, आज नहीं तो कल, ये तो होना ही है। और हम इस पे एक बिल्कुल प्रोग्राम पार्ट 2 जरूर करेंगे, इस पे बहुत कुछ कहने का है। हम मैं इसको साफ कह दूं, मैं किसी भी पंथ का, किसी भी ईश्वरीय खुदा का, अल्लाह का, किसी से मेरा कोई वो नहीं है। ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, पर्सपेक्टिव देने की कोशिश है आपको। हम किसी भी तरीके से आपके बिलीफ के सिस्टम को हम नहीं मानते, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं। हम किसी भी खुदा या अल्लाह या भगवान से हमारी कोई हम उस पर कोई कमेंट ही नहीं करते, न शैला न मैं। और शैला जी एक और बात कहूंगा, आप अपने दर्शकों से कह दीजिए मेरा जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं लिंक डाल दूंगी, मैं लिंक डाल दूंगी, और बिल्कुल सब्सक्राइब करें। हम दिन में बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे होने चाहिए जो हमें घर बैठे बैठे दुनिया की वो हिस्ट्री बताएं जो शायद हमारी किताबों में नहीं है, जो हमारी नजर से नहीं गुजरी है। तो बहुत जरूरी होता है खुद को अपनी वो हिस्ट्री से जोड़ना जो कि कई हजार साल पुरानी थी। देखिए, आप मेरे चैनल को जरूर प्रमोट कीजिएगा या उसको लगा दीजिएगा, वहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया लॉ की बातें करता हूँ। लेकिन मैं अपने सभी लोगों से कहूंगा कि मेरे चैनल से ज्यादा आप शैला के चैनल को देखिए, इनको प्रमोट कीजिए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये जो काम कर रही हैं वैसा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गट्स चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो दूसरे कारण से है, लेकिन आप शैला के सारे प्रोग्रामों को जरूर देखें, जरूर सुने। मेरे चैनल को नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो चलेगा, मगर शैला को प्रमोट कीजिए पूरी ताकत से। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर दफा जब आप आते हैं बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा कमेंट्स में राय शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले शो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।